Hello everyone. Today we will discuss about the unit 5 of Pharmacognosy 1 BP 405T subject code, and the topic is the protein which contains the gelatin or the casein and enzymes which contains the papain. So हम लोग दो टॉपिक्स का ज़्यादा डिस्कशन करेंगे इसमें, दैट इज़ द प्रोटीन. प्रोटीन्स में भी दो सोर्सेज हैं, दैट इज़ द जिलेटिन और द कैसिन, और सेकंड वन जो है एंजाइम्स. तो एंजाइम्स का वी विल डिस्कस अबाउट द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द एंजाइम्स एंड द वन enzymes containing drug, that is the papain. Okay, so I Dr. Veena Devi Singh, working as assistant professor of NIET Pharmacy Institute Greater Noida. So हम start करते हैं. First, that is the proteins. So what is the proteins? So protein is the complex high molecular weight organic compounds that consist of the amino acids joined by peptide bond. So इसमें हम देख सकते हैं कि proteins जो होते हैं high molecular weight compounds होते हैं, their molecular weight is up to the 30 lakh daltons. ठीक है, लार्ज मॉलिक्यूल्स होने की वजह से इनका जो मॉलिकुलर वेट होता है वो अबाउट 30 लाख डाल्टन्स के अबाउट होता है. ठीक है, सो इसमें क्या होते हैं, प्रोटीन्स आर दी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस. ठीक है, तो इसमें अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ जॉइंटली कनेक्टेड रहते हैं एक बॉन्ड के थ्रू, दैट बॉन्ड इज द पेप्टाइड बॉन्ड. सो consist of the amino acids joined by the peptide bond. So here we can see that कि जो amino acids होते हैं, 2 amino acids का example है यहाँ पे. So हम देख सकते हैं कि इसमें जो amino acids होता है which contains the one amines group, और जो second end होता है that contains the carboxylic group. ठीक है, तो जो amines groups होते हैं that is also known as the N terminus, and the carboxylic group जो होते हैं that is known as the C terminus. ओके, सो जब ये दो अमाइनो एसिड्स होते हैं एक दूसरे से ज्वाइंट करेंगे, और ज्वाइंट करने के बाद इट विल रिलीज वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. ठीक है, जब ये दोनों एक दूसरे से कंबाइन करेंगे तो एक मॉलिक्यूल जो है वाटर का इट विल रिलीज एंड दे विल फॉर्म अ वन काइंड ऑफ द बॉन्ड, दैट इज द NH CO बॉन्ड, दैट इज ऑल्सो नोन एज द पेप्टाइड बॉन्ड. ओके, सो इसका OH और इसका 1H. ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में रिलीज हो जाता है और इट विल फॉर्म अ NH CO बॉन्ड, दैट इज द पेप्टाइड बॉन्ड. सो प्रोटीन की ये डेफिनेशन हो गई. देन उसके बाद देखते हैं कि जो प्रोटीन कंटेनिंग ड्रग है दैट इज द जिलेटिन. सो जिलेटिन जो होता है मेनली डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड जिलेटस. ठीक है, जिसका मीनिंग होता है स्टिफ. स्टिफ मतलब हार्ड हो जाना, थोड़ा सा उसको हार्ड कर देना. ठीक है, तो इट इज़ अ जिलेटिनस सब्सटेंसेज और इट इज़ अ ट्रांसल्यूसेंट कलरलेस फ्लेवरलेस फूड इंग्रेडिएंट. तो जिलेटिन आर दी जनरली ट्रांसल्यूसेंट होता है, कलरलेस होता है, फ्लेवरलेस होता है और फूड इंग्रेडिएंट के फॉर्म में यूज़ होता है, क्योंकि इसको भी वी कैन यूज़ इन दी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, फूड इंडस्ट्रीज़ में भी हम इसको यूज़ करते हैं. ठीक है, तो जो जिलेटिन का जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है इट इज़ मेनली ऑप्टेन फ्रॉम द डिफरेंट एनिमल्स. ठीक है, तो एनिमल से हम लोग इसको ऑप्टेन करते हैं, तो बेसिकली जिलेटिन आर दी एनिमल सोर्स. ओके, सो एनिमल सोर्स में भी वी कैन ऑप्टेन द जिलेटिन फ्रॉम द बोन्स, स्किन एंड टेंडॉन्स ऑफ द वेरियस डोमेस्टिक एनिमल्स. तो जो हम जिलेटिन ऑप्टेन करते हैं वो एनिमल से ऑप्टेन करते हैं. एनिमल्स में भी उसके बोन से ऑप्टेन कर सकते हैं, स्किन से ऑप्टेन करते हैं, और उसमें जो टेंडॉन्स होते हैं उससे ऑप्टेन कर सकते हैं. तो ये जो एनिमल्स हैं इट मे बी अ ऑक्स और द शिप. सो ऑक्स में भी कौन सी ऑक्स स्पीसीज वी कैन यूज, दैट इज द बॉस टॉरस, एंड शिप में ओविस एरिस. ठीक है, सो दीज टू are the different animals like ox or the sheep can be used to obtain the gelatin. Okay, and the family of that particular ox or the sheep are Bovidae. So Bovidae family से ये belong करते हैं. These are the basically animal sources. तो ये 2-3 चीज़ें आपने याद रखनी पड़ेंगी. ठीक है, उसके बाद केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करेंगे. तो जिलेटिन कंसिस्ट ऑफ द प्रोटीन ग्लूटेन. तो जनरली जो जिलेटिन होता है वो ग्लूटेन प्रोटीन कंटेन करता है. हमारा जो वीट होता है, ठीक है, जो हमारा वीट गेहूँ, ठीक है, इट ऑल्सो कंटेन दी वन काइंड ऑफ द प्रोटीन दैट इज द ग्लूटेन. सो जिलेटिन में भी ग्लूटेन प्रेजेंट होता है. ठीक है, एंड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव मिक्सचर्स ऑफ द अमाइनो एसिड्स. तो अबाउट 15 to 20 जो असेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं वो आफ्टर हाइड्रोलिसिस इट विल प्रोड्यूस. तो देयर आर द डिफरेंट नंबर्स ऑफ द अमाइनो एसिड्स और द मिक्सचर्स ऑफ द अमाइनो एसिड्स लाइक ग्लाइसिन, प्रोलिन, ग्लूटामिक एसिड, हाइड्रोक्सीप्रोलिन, आर्जिनिन, एलालिन, एस्पार्टिक एसिड, लाइसिन, सेरिन, थ्रियोनिन, ल्यूसिन, फिनाइलएलानिन, वायलिनिन,
isoleucine, hydroxylysine, histidine, methionine or the others. So these are the different kinds of the amino acids can be used or can be obtained after the hydrolysis of the gelatin. So this is the pie chart of that particular amino acids. Now uses की बात करते हैं तो basically it can be used to prepare the pastilles. Pastilles means lozenges जो फॉर्म करते हैं, विक्स की जो गोलियाँ आती हैं, ठीक है, विक्स जो हम लोग खाते हैं दैट इज़ द लोजेंजेस, ठीक है. तो लोजेंजेस आर दी पेस्टिल्स, तो उनकी प्रिपरेशन में वी कैन यूज़, पेस्ट के प्रिपरेशन में सपोजिटरीज, कैप्सूल्स और यूज्ड इन दी पिल कोटिंग, पिल की कोटिंग करने के लिए भी. तो आप देख सकते हो कि जो हमारे कैप्सूल्स जो होते हैं ऊपर की जो शेल होती है, ठीक है, कैप्सूल्स की जो शेल्स होती हैं उनके लिए वी कैन यूज़ दी जिलेटिन, ठीक है. तो हमारी ये जो जिलेटिन होती हैं दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल सोर्सेज, ठीक है. जनरली वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम द स्किन और द टेंडॉन्स और द बोन्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑक्स और द शेप. सो ये जो कैप्सूल्स की जो सेल्स हैं वो प्रिपेयर होती हैं जिलेटिन से, ठीक है. अंदर कैप्सूल्स के अंदर तो मेन हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट ही रहता है सॉफ्ट जिलेट, सॉफ्ट जेल का फॉर्मेशन होता है. तो आप देखते होंगे कि जो पुदीन हरा होता है, पुदीन हरा में जो कैप्सूल्स होते हैं वो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स का एग्जाम्पल होता है, ठीक है. और आप देख सकते हो कि जब हमको अभी तो कोरोना चल रहा था तो उसमें भी जो भी हमारे जिलेटिन कंटेनिंग, जिसमें हम स्टीम लेने के लिए एक ड्रग यूज़ करते थे, ठीक है, ताकि स्टीम लें, तो वो भी सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स में ही आता था. विटामिन ई जो आता है वो भी सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स में ही आते हैं, ठीक है. नाउ और सपोजिटरीज़ की प्रिपरेशंस के लिए भी हम लोग जिलेटिन यूज़ करते हैं, ठीक है. एंड डिफरेंट हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं. सो इट बूस्ट द स्किन हेल्थ, नेल्स एंड ग्रो फास्टर, गट डाइजेशंस में यूज़ करते हैं, इम्यून सिस्टम सपोर्ट करता है, जॉइंट्स सपोर्टेशन के लिए यूज़ होता है, डैमेज्ड हेयर जो होते हैं वहाँ पे. तो जहाँ जहाँ पे भी हमारे प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, नेल्स में, हेयर्स में, बोन्स में, तो सब जगह हमारा जिलेटिन जो है वो यूज़फुल होता है. इट हेल्प्स टू रिड्यूस द इन्फ्लामेशन, बैलेंस हार्मोन्स, रिड्यूसेस शाइन और द एजिंग, प्रिवेंट सेल्यूलाइट्स, ठीक है. तो फैट का डिपोजिशन जब हो जाता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ दी, तो उसको प्रिवेंट करेंगे. स्ट्रेंथन टीथ, डिटॉक्स द लिवर, प्रमोट रेस्टफुल स्लीव्स और क्रेविंग में यूज़ करते हैं, मतलब हमको ज़्यादा भूख ना लगे उस कंडीशन में भी हम लोग जिलेटिन्स को यूज़ करते हैं. सेकेंड इज़ द केसिन. सो केसिन इज़ द प्रिंसिपल फॉस्फोप्रोटीन्स इन द मिल्क ऑफ द एंड इट कंटेन्स द 3% ऑफ द it contains 3% in the milk. Okay, it comprises about 80% of the total protein content of the milk. मिल्क में जितना भी प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसका जो 80% होता है दैट इज़ दी आपका केसिन. सो देयर आर दी टू टाइप ऑफ द केसिन, एसिड केसिन और दी रेनेट केसिन्स. ओके, सो एसिड केसिन्स, so warm skimmed milk is acidified with the dilute acid and the whey is separated, curd is washed several times and dried in पल्वराइज्ड. इसमें क्या करते हैं कि हमने वार्म्ड स्किम्ड मिल्क लिया, उसको एसिड, डाइल्यूट एसिड यूज़ किया, तो हमारा जो मिल्क है वो क्या हो जाता है, फट जाता है, ठीक है. उसमें से फिर हमारा एक वाटरी और एक थोड़ा सा क्लॉटिंग टाइप की जो चीज़ ऑब्टेन होती है. सो जो क्लॉट टाइप की जो चीज़ ऑब्टेन होती है, कर्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो कर्ड ही कैसीन होता है, ठीक है. जो वाटरी पार्ट होता है दैट इज़ द वे. तो वे को हम लोग सेपरेट आउट कर लेते हैं, ठीक है, और उसका जो कर्ड फॉर्म होता है जिससे हम पनीर वगैरह भी बनाते हैं, तो दैट इज़ द केसिन. सो उस टाइप के जो केसिन्स विद द हेल्प ऑफ डाइल्यूट एसिड से जिसको हम यूज़ करते हैं, दैट काइंड ऑफ द एसिड्स आर नोन एज द एसिड केसिन्स. ओके, सो इसको फिर हम लोग ड्राई कर लेते हैं. जो कर्ड हमको ऑप्टेन होता है उसको सेवरल टाइम वॉश करते हैं, ड्राई करते हैं और परवलाइज कर लेते हैं. सेकेंड है रेनेट कैसिन्स. तो रेनेट कैसिन्स में भी अगेन हम लोग स्किम्ड मिल्क लेंगे, ट्रीटेड विथ एन एंजाइम, उसको एंजाइम से ट्रीट करेंगे तो रेनेट का एक्सट्रैक्ट ऑप्टेन हो जाएगा, उसको हम लोग सेपरेट आउट कर लेंगे और प्योरीफाइड कर लेंगे. तो जो कैसिन होता है वो दो फॉर्म में होता है, एसिड और दी रेनेट. सो एसिड में डाइल्यूट एसिड यूज़ करते हैं और रेनेट में हम लोग एंजाइम्स के थ्रू उसको सेपरेट आउट करते हैं, ठीक है. सो these two टाइप ऑफ दी केसिन्स कैन बी यूज्ड. अब डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे तो जनरली जो केसिन्स होता है वाइट होता है, स्लाइटली येलो, टेस्टलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, amorphous solids होते हैं, एंड हाइग्रोस्कोपिक, स्टेबल व्हेन ड्राई बट डिटोरिएट्स रैपिडली व्हेन डैम्प. तो आपने देखा होगा कि जो हमारा मिल्क पाउडर होता है वो भी हाइग्रोस्कोपिक होता है, थोड़ा सा भी उसमें एरिएशन या एयर आ जाती है तो उसकी वजह से वो हाइग्रोस्कोपिक हो जाता है, ठीक है, डैम्प का फॉर्मेशन कर लेता है. तो जब डैम्प का फॉर्मेशन हो जाता है उस कंडीशन में इसकी जो
इफेक्टिविटी है, इफेक्टनेस है, वो क्या हो जाती है, डिटोरिएट हो जाती है, ठीक है। इट इज़ इनसॉल्युबल इन द वाटर, soluble in the dilute alkali, concentrated acid but precipitate from the dilute acid solution. जब dilute acid solution यूज़ करते हैं तब ये precipitate हो जाते हैं, otherwise it will be soluble in the dilute alkali or the concentrated acids. Okay, molecular weight is about 75,000 to 3,70,000 Dalton. आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जो होता है जनरली हम प्रोटीन्स के लिए यूज़ करते हैं, तो इट कंटेन्स 4.7 एंड दी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स इसमें जो प्रेजेंट होते हैं हमारे प्रोटीन्स में, दैट इज़ 15 to 16%. Chemistry, casein is the phosphoproteins containing about 0.85% phosphorus or the 0.75% sulfur. It contains about 15 amino acids also rich in essential amino acids. So जितने भी essential amino acids जो हमने previously भी discuss किए जिलेटिन में, सेम उसी टाइप के amino acids हमारे कैसिन में भी प्रेजेंट होते हैं. ओके, नाउ यूजेस तो डाइटरी सप्लीमेंट्स के फॉर्म में यूज़ हो सकते हैं, ठीक है. एंड प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर्स में जब किसी का ऑपरेशन होता है तो प्रायरली और आफ्टर दी ऑपरेशन हम लोग ज़्यादा प्रोटीन पाउडर लेते हैं, तो उस कंडीशन में वी कैन यूज़ दी कैसिन्स एज अ बेस इन द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम एंड इमल्सिफाइंग एजेंट्स, ठीक है. तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स के स्टैंडर्डाइजेशन में भी यूज़ कर सकते हैं और इमल्सिफाइंग एजेंट के फॉर्म में भी इनको यूज़ करते हैं. इंडस्ट्रियली इट कैन बी यूज इन साइजिंग ऑफ टेक्सटाइल एंड द पेपर एज एन एडेसिव. एडेसिव के फॉर्म में मीन्स गम्स के फॉर्म में, गोंद के फॉर्म में हम इसको यूज़ करते हैं स्टिक करने के लिए. सो साइज रिडक्शन के लिए यूज़ करते हैं टेक्सटाइल और पेपर इंडस्ट्रीज़ में. और इन द प्रिपरेशन ऑफ द केसिन प्लास्टिक और द केसिन पेंट्स, तो केसिन पेंट्स और प्लास्टिक के प्रिपरेशंस के लिए भी वी कैन यूज़ द केसिन. नाउ सेकेंड इज द एंजाइम्स, तो इट इज़ अ प्रोटीन विच एक्ट एज अ कैटलिस्ट. तो जनरली फर्स्ट टॉपिक था हमारा प्रोटीन्स में हमने देखा कि कैसिन और जिलेटिन, टू टाइप्स ऑफ द प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा. नाउ वी विल कंटिन्यू अबाउट एंजाइम्स. ओके, सो कंटिन्यू. एंजाइम्स क्या होते हैं, तो एंजाइम्स आर द प्रोटीन विच एक्ट एज अ कैटलिस्ट. तो कैटलिस्ट की तरह एक्ट करने की वजह से क्या होता है, ये जो रिएक्शंस होती हैं, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उसमें आप देखते होंगे कि डिफरेंट एंजाइम्स कैन बी यूज. तो दीज एंजाइम्स जो होती हैं ये क्या करते हैं, हमारी जो रिएक्शंस होती है उनको कैटलाइज कर देते हैं और उनकी रिएक्शंस की स्पीड को बढ़ा देते हैं, ठीक है. इट मे बी रेगुलेट द रिएक्शंस, ठीक है, रेगुलेट भी कर सकते हैं. तो वेलमको ने इंट्रोड्यूस द टर्म एंजाइम्स इन 1878. तो 1878 में जो टर्म है एंजाइम्स वो आया, किन्होंने दिया, हमारे कुन्हे ने दिया, ठीक है. इट्स प्ले वाइटल रोल इन द फंक्शंस ऑफ द सेल्स एंड एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. तो जितने भी हमारी सेल्स में जो भी रिएक्शंस होती हैं, तो जो भी फंक्शंस होते हैं उसके लिए वाइटल रोल प्ले करता है, और साथ में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कंट्रोल करने का भी काम हमारे एंजाइम्स का होता है. एंजाइम शोज मैक्सिमम एक्टिविटी बिटवीन 35 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, सो ज़्यादा एक्टिविटी जो होती है इसकी, क्योंकि जो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं, दे आर टेम्परेचर सेंसिटिव और पीएच सेंसिटिव, ठीक है. तो ये टेम्परेचर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंजाइम्स की एक्टिविटी के लिए. तो एंजाइम शोज मैक्सिमम एक्टिविटी बिटवीन 35 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड, इनएक्टिव एट 0 डिग्री एंड बियॉन्ड 65 डिग्री सेंटीग्रेड इट गेट डीनेचर्ड, ठीक है. तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में इनएक्टिव होते हैं, कोई भी एक्टिविटी शो नहीं करते हैं. 65 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या हो जाते हैं, ये डीनेचर्ड हो जाते हैं, ठीक है. इनकी जो नेचर होती है वो पूरी तरह से चेंज हो जाती है, ठीक है. सॉल्युबल इन द वाटर एंड द डाइल्यूट अल्कोहल. तो डाइल्यूट अल्कोहल और वाटर में सॉल्युबल्स होते हैं, बट अगर कॉन्सेंट्रेटेड अल्कोहल से ट्रीट करते हैं तो दे गेट प्रेसिपिटेटेड. ओके, pH ऑफ द मीडियम एंड इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिविटी, ठीक है. तो हमारी जो एक्टिविटी होती है वो डायरेक्टली डिपेंड कर जाती है हम जो pH है वो कैसा ले रहे हैं, ठीक है. तो pH ऑफ द मीडियम इज डायरेक्टली अफेक्ट द पर्टिकुलर एक्टिविटी ऑफ दैट एंजाइम्स, ठीक है. तो एंजाइम्स जो है हम अगर उसको यूज़ कर रहे हैं और हमने अगर उसका pH अल्टर कर दिया, उस कंडीशन में क्या होती है, उसकी जो एक्टिविटी होती है इट मे बी अल्टर्ड, ठीक है. जैसा pH चेंज किया एक्टिविटी भी चेंज हो जाती है. तो मॉलिक्यूलर वेट इज़ अबाउट 13,000 to 8,40,000 डाल्टन. इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 13,000 से स्टार्ट होता है और 8,40,000 तक पहुंच जाता है, ठीक है. अब प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में वी कैन से दैट कि
एंजाइम सेंसिटिविटी होती है, एंजाइम रेगुलेशन, स्पेसिफिसिटी, कैटालाइसिस और द रिवर्सिबिलिटी होती है, ठीक है। तो सेंसिटिविटी, तो एंजाइम्स जो होते हैं पीएच और टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, अगर हमने पीएच और टेम्परेचर अल्टर किया तो इनकी एक्टिविटी सेंसिटिविटी जो है वो चेंज हो जाती है। रेगुलेशन की बात करते हैं तो ये रेगुलेट करने का काम करते हैं, ठीक है। स्पेसिफिसिटी की बात करते हैं तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ द एंजाइम्स कैन बी यूज फॉर स्पेसिफिक रिएक्शंस। ऑक्सीडो रिडक्शन रिएक्शन करनी है तो हमें दूसरा एंजाइम लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर लाइगेज करना है तो हमें दूसरा एंजाइम यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ट्रांसफ़र, अगर एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में वो ट्रांसफ़र हो रहा है उसके लिए हमें दूसरा एंजाइम यूज़ करना पड़ता है। तो वो पर्टिकुलरली स्पेसिफिसिटी हो जाती है कि पर्टिकुलर रिएक्शंस के लिए हम कुछ पर्टिकुलर एंजाइम्स ही यूज़ कर सकते हैं। एंजाइम कैटालिसिस, ठीक है। तो एंजाइम्स जो होते हैं रिएक्शन को कैटालाइज करने का काम करते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज द बायो कैटालाइज्ड, ठीक है। तो जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो रिएक्शंस होती हैं उनको एनहेंस करने का काम हमारा एंजाइम्स का होता है, ठीक है। एंजाइम रिवर्सिबिलिटी, तो कई बार एंजाइम्स जो होते हैं वी कैन यूज़ फॉर दी रिवर्सिबल रिएक्शंस। तो हमने जो चीज़ जिसमें यूज़ की थी, जिसमें कन्वर्ट हो गया था, हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया था, अगेन इफ़ वी वांट टू चेंज इट सो वी कैन ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ दीज एंजाइम्स वी कैन चेंज द रिएक्शंस। नाउ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ में अगेन बात करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एंजाइम्स। तो एपो एंजाइम्स होते हैं, को एंजाइम्स, को फैक्टर्स और दी होलो एंजाइम्स। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स यूज़ होते हैं, तो ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ एपो एंजाइम्स, को एंजाइम, को फैक्टर्स और दी होलो एंजाइम्स। तो एपो एंजाइम्स आर दी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एंजाइम्स इन एक्टिव प्रोटीन पोर्शंस। तो इनएक्टिव पोर्शंस जो होता है एंजाइम्स का वो हमारा एपो एंजाइम्स कहलाता है। कन्वर्सली को एंजाइम्स जो होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड द को फैक्टर्स आर द इनऑर्गेनिक आयंस मेक अप द इनएक्टिव नॉन प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ एन एंजाइम्स। तो एपो एंजाइम्स क्या हो रहे हैं, हमारे इनएक्टिव प्रोटीन पोर्शन इज नोन एज द एपो एंजाइम्स। तो दिस इज द इनएक्टिव प्रोटीन पोर्शन, ओके। एंड को एंजाइम और को फैक्टर्स आर द इनएक्टिव नॉन प्रोटीन पोर्शन, ठीक है। ये इनएक्टिव नॉन प्रोटीन पोर्शन होते हैं, दिस वन इज द प्रोटीन पोर्शन एंड दिस वन इज द नॉन प्रोटीन पोर्शन, ओके। व्हाट इज को एंजाइम्स और द को फैक्टर्स? तो को एंजाइम्स कैन बी यूज्ड फॉर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ओके, and the cofactors can be used for the inorganic ions। रहते सेम है दोनों, इनएक्टिव नॉन प्रोटीनस पोर्शन ही है, बट अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो वो कोएंजाइम्स हैं, और अगर हम इनऑर्गेनिक आयंस की बात करेंगे तो दैट इज कोफैक्टर्स, ओके। सो दस द डिफरेंस बिटवीन द कोफैक्टर एंड कोएंजाइम इज इन केमिकल नेचर, ठीक है। तो केमिकल नेचर भर उनका अलग अलग होता है, ठीक है। व्हेन यूनाइटेड बोथ फॉर्म ऑफ द कैटालिटिक एक्टिव होलो एंजाइम्स बोल देते हैं। जब ये दोनों कंबाइन कर जाते हैं, प्रोटीन पोर्शन और नॉन प्रोटीन पोर्शन साथ में कंबाइन कर जाते हैं और ये कैटालिटिक एक्टिव होलो एंजाइम्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ये दोनों जब कंबाइन कर गए तो दिस इज द होलो एंजाइम्स, ओके। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एंजाइम्स। तो ये पता होना चाहिए कि कौन सा एंजाइम्स क्या होता है। Now classification of the enzymes. So basically they are classified into 3 categories. First one is the classification on the basis of the reactions they control or the which kind of the activities they want to do, okay. Then classification on the basis of the site of the action, so particularly कहाँ पे reactions हो रही है उस पे, and classification on the basis of the nature of the substrate। तो nature कैसा है substrate का, उसके basis पे। तो फर्स्ट एक्टिविटी के बेस पे बात करेंगे तो ऑक्सीडो रिडक्टेज, इफ़ वी वांट टू ऑक्सीडो रिडक्शन टाइप ऑफ द रिएक्शंस तो उस कंडीशन में ये वाली एंजाइम्स यूज़ कर सकते हैं। इफ़ वी वांट टू चेंज द मॉलिक्यूल्स और ट्रांसफर द मॉलिक्यूल्स ऑन दैट कंडीशन ट्रांसफर इज एंजाइम, हाइड्रोलेज एंजाइम, लाइज, आइसोमरेज और द लाइगेज। सो हमको कौन से एक्टिविटी यूज़ करनी है, कहाँ कंट्रोल करना है, कहाँ ट्रांसफ़र करना है, कहाँ पे लाइज करना है, कहाँ पे आइसोमेरिज्म हो रहा है, तो वो अलग अलग एक्टिविटी के बेसिस पे वी कैन यूज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ द एंजाइम्स। तो उनको अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है, ओके। नाउ साइट ऑफ द एक्शंस की बात करेंगे, सेकंड है तो दे आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 कैटेगरी, एक्सो एंजाइम और दी एंडो एंजाइम्स। तो एंडो क्लियरली इंडिकेट दैट कि ये सेल्स हैं हमारी, ठीक है। तो जो इनसाइड जो रिएक्शंस हो रही हैं और इनसाइड जो एंजाइम्स हैं, ठीक है, दैट इज एंडो एंजाइम। और जो आउटसाइड हो रहा है, ठीक है, तो आउटसाइड होने की वजह से आउटसाइड दिस सेल
जो रिएक्शंस होंगी और जो एंजाइम्स होंगे, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे, एक्सो एंजाइम्स। तो इनसाइड और आउटसाइड मतलब पर्टिकुलर साइट ऑफ द एक्शंस, तो सेल्स में कहाँ रिएक्शंस हो रही हैं उनके बेसिस पे जो होगा वो उसके हिसाब से उसको कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। इनसाइड हो रहा है तो एंडो एंजाइम्स, आउटसाइड द सेल हो रही है तो एक्सो एंजाइम्स। नाउ सबस्ट्रेट के नेचर के बेसिस पे, ठीक है, नेचर ऑफ द सबस्ट्रेट्स, सो देयर आर द डिफरेंट एग्जांपल ऑफ द सबस्ट्रेट्स लाइक लैक्टोज, माल्टोज, सेलुलोज, लिपिड, स्टार्च और द प्रोटीन्स। सो वी कैन ऑब्टेन द लैक्टोज एंड दे विल प्रोड्यूस द ग्लूकोज और द गैलेक्टोज, ठीक है। लैक्टोज से क्या कन्वर्ट हो रहा है, हमारा प्रोडक्ट ऑप्टेन हो रहा है ग्लूकोज और द गैलेक्टोज। तो अब इसमें हम लोग लैक्टोज यूज़ कर रहे हैं, तो उसका जो सबस्ट्रेट का जो नेचर है उसमें हमने जो एंजाइम यूज़ किया उसमें AS जो है हमने उसमें लगा दिया और क्या बना दिया, लैक्टेज। सिमिलरली माल्टोज के लिए माल्टेज, सेल्यूलोज के लिए सेल्यूलेज, लिपिड के लिए लाइपेज, स्टार्च के लिए अमाइलेज एंड प्रोटीन के लिए प्रोटीएज। सो हमको कैसा प्रोडक्ट ऑप्टेन करना है, कौन से सबस्ट्रेट यूज़ कर रहे हैं, उसके बेसिस पे अगर वी कैन यूज़ द एंजाइम्स, दैट काइंड ऑफ द एंजाइम्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर सबस्ट्रेट, ठीक है। तो सबस्ट्रेट हमने कौन सा लिया, उसके बेसिस पे हम उसका एंजाइम यूज़ करेंगे और उसके बेसिस पे हमारी रिएक्शन होगी और वी कैन फाउंड द प्रोडक्ट, ओके। नाउ सिनोनिम्स, फर्स्ट जो हमारा एंजाइम्स है दैट इज़ दी पैपिन, ठीक है। तो पैपिन एंजाइम्स का जो सिनोनिम्स है दैट इज़ पैपिन, पापायोटीन, पैपियोटीन, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, इसको तीनों चीज़ें बोलते हैं, ठीक है। तो जनरली ये कहाँ से ऑब्टेन होता है, ये हमारे पपाया से ऑब्टेन होता है, ठीक है। तो ये भी एक हमारा एंजाइम्स होता है। हमने ज़्यादा देखा है कि हमारा जो पपाया है वो बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं, बहुत ज़्यादा इसके यूजेस हैं, बहुत ज़्यादा हम इसको यूज़ करते हैं। तो बायोलॉजिकल सोर्स देखते हैं तो पैपेन इज़ ड्राइड प्यूरिफाइड लैटेक्स ऑब्टेन फ्रॉम द मिल्की जूस ऑफ अनराइप फ्रूट ऑफ द ट्रॉपिकल मेलन ट्री कैरिका पपाया लिन, ठीक है। तो जनरली जो हमारा पैपेन होता है ये ड्राइड और प्यूरिफाइड लैटेक्स होता है which can be obtained from the milky juice of the unripe fruit of tropical melon tree कैरिका पपाया। तो कैरिका पपाया में आप देखते होंगे कि मिल्की वाइट फ्रूट्स, मिल्की वाइट जूस टाइप का कुछ सिक्रीशन होता है, ठीक है। तो वो जो लैटेक्स होता है दैट लैटेक्स contains the one kind of the enzyme that is the papain. Papain is also known as the proteolytic enzymes, okay. So Carica papaya lin is the biological source or botanical name of that particular papaya. Then their family is the Caricaceae. So method of the preparation of the papain की बात करेंगे. So we can obtain the latex of these fruits is collected in the aluminium tray. So हम aluminium tray में latex को collect कर लेंगे. उस fruits में जो latex obtain हुआ था तो aluminium tray लेंगे, उसमें हम latex को collect कर लेंगे, ठीक है. Then to the collected latex potassium metabisulfite is added. Then उसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, potassium metabisulfite ऐड करते हैं. What is the reason? तो उसका रीज़न ये होता है कि वो जितना भी उसमें मॉइस्चर होता है तो पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड जो है उसके मॉइस्चर को पूरा सोक कर लेता है और उसको ड्राई करने के लिए वी कैन यूज़ द पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, ओके. देन जब मेटाबाइसल्फाइड ऐड कर दिया हमने उसमें, देन एक्सट्रानियस मैटर इज़ क्लियर्ड आउट बाय पासिंग थ्रू दी सीव्स. देन सीव्स लेंगे, जितना भी उसमें एक्सट्रानियस मैटर होगा, अदर फॉरेन मैटर्स होंगे, उसको हम लोग रिमूव आउट कर लेंगे. लेटेक्स को ड्राई करेंगे वैक्यूम सेल्फ ड्रायर में 55 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड में, और ड्राइड लेटेक्स को हम लोग ऑब्टेन कर लेंगे जिसको हम लोग पैपेन बोलते हैं, ठीक है. उसके बाद डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे तो जनरली जो पैपेन होता है एमॉर्फस पाउडर होता है. इट शोज मैक्सिमम एक्टिविटी एट द pH ऑफ द 5 to 6, इनसॉल्युबल इन द वाटर और द ग्लिसरीन में ये इनसॉल्युबल होते हैं. आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की बात करेंगे तो इट डीकलराइज एक्वस परमैग्नेट सॉल्यूशंस. तो पोटेशियम परमैग्नेट सॉल्यूशंस को ये डीकलराइज कर देते हैं. इट कॉजेज कर्डिंग ऑफ मिल्क, मिल्क की कर्डिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं. एंड यूजेस में बात करेंगे तो बेवरेज की क्लैरिफिकेशन में, मीट टेंडराइजेशन में और एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी शो करता है, ठीक है. तो इसके एप्लीकेशंस देखेंगे हम. सो इट कैन बी यूज्ड इन दी मीट टेंडराइजेशन, ब्रूइंग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं फॉर दी क्लैरिफिकेशन ऑफ द बेवरेजेस, डेयरी प्रोडक्ट्स
और डेयरी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं कर्डिंग के फॉर्मेशन के लिए, एंड बेकिंग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, और अदर एप्लीकेशंस में बात करेंगे तो एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी शो करता है, ठीक है। तो दीज आर दी देयर description, identification, test and uses of that particular papain. Okay, thank you.